चलिए देखिए लूसेंट बायोलॉजी का जीव मतलब बायोलॉजी है और ये दूसरा क्लास हो जाएगा। यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कोशिका विभाजन के बारे में, ठीक है ना। तो कोशिका विभाजन के बारे में बोला जा रहा है कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में बीचरो ने देखा था, रॉबर्ट बीचरो ने देखा था। कोशिका जो विभाजन होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक को अर्धसूत्री कहते हैं, दूसरा को समसूत्री कहते हैं। यहाँ पर देखिए असूत्री है, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। तो बस इतना जानना है कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। अब असूत्री विभाजन किसे कहेंगे, तो देखिए यह विभाजन होता है ना अविकसित कोशिकाओं में होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, यीस्ट हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन होता है तो यह प्रक्रिया को जंतुओं में सबसे पहले कौन देखा था ना, तो वॉल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था। तो देखिएगा सिंपली बात याद रखिएगा कि इसकी खोज है फ्लेमिंग किया था, ठीक है ना। 1879 ईस्वी में किए थे फ्लेमिंग साहब। उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पर कि इन्होंने 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि माइटोसिस किसे कहा जाता है। माइटोसिस तो समसूत्री विभाजन को ही माइटोसिस कहा जाता है। किस चीज़ को? समसूत्री विभाजन को ही माइटोसिस कहा जाता है। और ये विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जो समसूत्री विभाजन होता है इसकी 5 अवस्था को बताया गया है, जिसमें से पहला का नाम है इंट्रोफेज, दूसरा का नाम है प्रोफेज, तीसरा का नाम है मेटाफेज, चौथा का नाम है एनाफेज और पांचवा का नाम है टेलोफेज। तो ये फेज समझना पड़ेगा क्या होता है ये फेज। बोला जा रहा है यहाँ पर इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका से 2 संतति का निर्माण होता है। मतलब एक कोशिका जनन करके 2 कोशिका में विभाजित होता है, मतलब 2 गो डॉटर होता है लो एक पेरेंट से। और प्रत्येक के जो कोशिका होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है जनन कोशिका के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि मानव का सेल में गुणसूत्र कितना होता है, 46 होता है। तो जब बटेगा ना तो 2 कोशिका बना, तो ऐसा नहीं कि उसमें एक में 23 जाएगा और दूसरा में 23 जाएगा, बल्कि दोनों में 46 ही जाएंगे। इसको हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन के जो एनाफेज होता है ये सबसे छोटी होती है और केवल 2-3 मिनट में समाप्त हो जाती है। एनाफेज मतलब पश्चावस्था या पश्च अवस्था इसको बोलिए। असूत्री विभाजन क्या होता है, तो देखिए फॉर्मर और मुरे ने इसको क्या नाम दिया था इसका, ठीक है ना। मायोसिस इंग्लिश में कहा जाता है, फॉर्मर मुरे नाम दिए थे। अर्धसूत्री विभाजन का जो खोज है बीजमैन ने किया था, लेकिन इसका विस्तृत जो अध्ययन है वो स्टार्सबर्ग ने किया था, ठीक है। तो डेटा फैक्ट यहाँ पर जानना है तो बस याद रखिएगा कि इसका जो नाम दिया था अर्धसूत्री विभाजन को मायोसिस, व फॉर्मर मुरे दिए थे। इसका खोज बीजमैन ने किया था। इसका विस्तृत जो अध्ययन है स्टार्सबर्ग ने किया था, ठीक है। यह जो विभाजन होती है जनन कोशिकाओं में होती है। अब रही बात जनन कोशिका हम किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या जनन कोशिका हम अंडाणु और शुक्राणु को कहेंगे, तो शायद उसी को कहा जाता है। यह 2 चरण में होता है। इसमें फेज 1 है और फेज 2 है, मतलब अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड है। अर्धसूत्री फर्स्ट में बोला जा रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब गुणसूत्री मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाने का मतलब यह हुआ ना कि जैसे मानव में देखें तो एक को इसका विभाजन यदि हुआ 2 गो में, तो एक में 23 जाएगा, एक में भी 23 जाएगा, तो आधी रह गई ना।
आगे बोला जा रहा है कि अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की जो संख्या है आधी रह जाती है, इसे न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन की 4 अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि सबसे ये जो प्रोफेस्ट मतलब प्रोफेज फेस्ट है, यह सबसे लंबी प्रवस्था होती है, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। तो यहाँ पर 5 उप अवस्था दिया गया है और इसमें एक एक को जानना है। तो पहला अवस्था है, इसका नाम है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन क्या होता है? तो गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो सही बात है, ठीक है ना। इसको क्रोमोन क्रोमोनीमेटा कहा जाता है या फिर क्रोमोनीमेटा कहा जाता है, ठीक है ना। जो केंद्रक में धागेदार संरचना पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है। गुणसूत्र यहाँ पर क्रोमोनीमेटा कहा जाता है और गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। आगे बोला जा रहा है कि जाइगोटीन है, यह समजात गुणसूत्रों का एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं। समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, मतलब पेयर बना लेते हैं और इसको सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप कोशिका बड़ी हो जाती है। उसके बाद है पैकिटिन। तो प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बंट जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ और 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमैटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनियम पैकिटिन अवस्था में होता है। इस क्रिया को रिकैम्बिनेज एंजाइम इस क्रिया में रिकैम्बिनेज एंजाइम भाग लेता है। तो रियल बात बताऊं तो इस समझ में क्या बोल रहा है समझ में आ नहीं रहा होगा, और रियल बोले तो हमको तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है। तो बस समझ जाइए कि हम भी पढ़ दे रहे हैं। आगे चौथा में बोला जा रहा है कि डिप्लोटीन। तो समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काईएज माटा कहते हैं। काईएज माटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काईएज माटा का अंत्यीकरण होता है। अब 5वां फेज है जिसका नाम है डाइकिनेसिस है। केंद्रक कला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाता है और सूत्री विभाजन सेकेंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। और सूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, अंतर देख लीजिए कि यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, कौन? तो समसूत्री। यहाँ पर अर्धसूत्री है, यह जनन कोशिका में होता है। दूसरा है कि इस विभाजन में कम समय लगता है, अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है और यहाँ पर 4 कोशिकाएं बनती है। उसके बाद है कि संतति कोशिकाओं से
जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती है। यहाँ पर अर्थसूत्री में बोला जा रहा है कि संतति कोशिकाओं में जनक से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। पांचवा में देखिए तो इनमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता। इधर बोला जा रहा है कि इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। छठा में है कि इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है और इसकी प्रोफेज जो अवस्था है लंबी होती है। ठीक है, अब बात किया जा रहा है जैव विकास के ऊपर। तो बोला जा रहा है कि प्रारंभिक निम्न कोटि के जीव से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। मतलब एक जीव से विभिन्न प्रकार के जीव का निर्माण होना जैव विकास कहलाता है। जीव जंतुओं की रचना कायिक एवं रासायनिक भ्रूणीय विकास वितरण आदि में विशेष क्रम एवं आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। कहने का मतलब है कि जीव जंतु की रचना है ना, वह किन किन आधारों पर देखा गया है, सिद्ध किया गया है। तो कायिक रासायनिक भ्रूणीय विकास वितरण आदि के विशेष क्रम एवं आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लेमार्क, डार्विन, उसके बाद वेलिस, डी ब्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंध को दर्शाने वाले विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। जैसे यहाँ सब जो दिया जा रहा है वो तो खैर उतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है। समजात अंग देखिए चला गया कहाँ ना। समजात अंग के बारे में बोला जा रहा है तो देखिए जिसका जाति समान हो उसी को समजात बोला जाता है। जाति का मतलब उत्पत्ति समान हो। ठीक है, आज जिसका काम समान हो वह समरूप कहलाता है। तो उदाहरण ही परेशान करेगा। जैसे सील का क्या बोला जा रहा है, फ्लिपर। सील एक प्रकार की मछली होती है। इसका फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगले टांग, बिजली की पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक संरचना एक जैसी है। तो सिंपली बात है, जैसे मनुष्य के हाथ है उसी तरह बिल्ली का पंजा है, घोड़े का टांग है, चमगादड़ का पंख है, क्योंकि पैर तो अलग होता है। सील का क्या है ना, फ्लिपर है। आगे बोला जा रहा है इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल आदि अस्थियां होती है। इनका भ्रूणीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। जो सील का फ्लिपर है तैरने में, चमगादड़ का पंख है उड़ने में, घोड़े का टांग दौड़ने में, और मनुष्य का हाथ है या वस्तु को पकड़ने में। समजात अंग का यदि समरूप अंग का यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा तो एकदम पढ़ना मुश्किल हो गया है। अवशेषी अंग तो आप जानबे करते होइएगा क्या होता है, ठीक है ना। जीवाश्म जानबे करते हुएगा। जैव विकास सिद्धांत में सबसे पहले लैमार्कवाद आता है। लैमार्क का जो पुस्तक है फिलोसफिकल जूलॉजिकल, इसी में उन्होंने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो डार्विनवाद क्या होता है, यहाँ पर इसको हम स्किप करते हैं। चलिए यहाँ पर उत्परिवर्तन देखिए। यह सिद्धांत है, यह ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा प्रतिपादित किया गया और इसके बारे में यहाँ पर कुछ तथ्य बताया जा रहा है कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर भिन्नताओं की प्रकृति चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि यह उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है।
तो कहने का मतलब है कि जैसे बंदर से मनुष्य का जो विकास हुआ, ठीक है ना, तो एक नया लक्षण पैदा हुआ जो बंदर में नहीं था। तो वही बोला जा रहा है कि ये लक्षण है ना, ये छोटी छोटी और स्थिर भिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फल स्वरूप नहीं होता है, बल्कि उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। जीन में जब बदलाव होता है ना, तभी होता है, ऐसे नहीं होता है। इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है और यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल होता है। मतलब शुद्ध नस्ल वही ना होता है जिससे उत्पत्ति हो रहा है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होता है, वे किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब यदि निश्चित रहता ना तो किसी खास अंग में होता, लेकिन अनिश्चित है ना, तो एक विशेष अंग में भी हो सकता है यह परिवर्तन, या अनेकों अंग में एक साथ हो सकता है। मतलब सिंपली बोले तो कहीं भी हो सकता है। आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्रकृति प्रवृत्त होती है। मतलब ये उत्परिवर्तन सभी जीव जंतु में होता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है। तो जाति तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे मनुष्य एक जाति हो गया, बिल्ली एक जाति हो गया, कुत्ता एक जाति हो गया। तो इस सभी में एक समान उत्परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। अब कुत्ता से कितनों भी उत्परिवर्तन करिएगा तो मनुष्य में थोड़े बदलेगा। हाँ, कुत्ता से लोमड़ी में बदल सकता है, सियार में बदल सकता है। उपयुक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सकता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। तो जीन के अंदर यदि बदलाव होना तो उसी को उत्परिवर्तन कहा जाता है। अनुवांशिकी क्या बोलता है, तो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों एवं कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया था। इसी के कारण इनको अनुवांशिकता का उन्हें पिता कहा जाता है। अनुवांशिकता जो शब्द है, यह शब्द को किसने दिया था, तो विलियम वाटसन ने दिया था, वाटसन। जबकि जीन शब्द कौन दिए थे, जोहानसन दिए थे। जोहानसन दिए थे तो अनुवांशिकता शब्द कौन दिए थे, विलियम वाटसन। और जीन शब्द दिए थे, जोहानसन दिए थे। क्योंकि पहले जो एग्जाम होता था ना, वो उसका लेवल थोड़ा था ना, बहुत डाउन था, ठीक है ना। तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जाता था कि अनुवांशिकता शब्द कौन दिया, जीन शब्द कौन दिया। अब का लेवल बहुत हाई हो गया है, अब ये सब बात नहीं पूछा जा रहा है। तो अब तो मेरे ख्याल से इस पर ध्यान देना बेकार है। आगे बोला जा रहा है कि अनुवांशिक संबंध प्रयोग के लिए मेंडल है ना, ये मटर के पौधे को चुना था। तो कौन सा मटर का, गार्डन पी को चुना था, ठीक है ना। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों को वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय एवं द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है आप समझ ही गए होंगे। आगे चलिए, बोला जा रहा है कि एक संकरीय क्रॉस में बात करते हैं। तो मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे और बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया, तो निम्न प्रभावी गुण हुआ। अब देखिए यहाँ पर कैसे क्रॉस हो रहा है। तो देखिए, जो मतलब जीन होता है ना, उसको जोड़ा में दिखाया जाता है, अलग अलग नहीं दिखाया जाता है। मतलब किसी भी कोशिका में एक गुण को प्रदर्शित करने के लिए दो जीन होते हैं। एक गुण को एक जीन नहीं प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है कि जैसे मेरा बाल है, ये सफ़ेद है ना, तो इस सफ़ेद नहीं है, मतलब काला है। तो मेरा बाल है, ये काला है ना, तो इस यह गुण जो भी जीन प्रदर्शित कर रहा है ना, तो जोड़ा में होगा, अकेले नहीं होगा, ठीक है ना।
तो यहीं पर देखिए लंबा का जो गुण प्रदर्शित कर रहा है वह जोड़ा में होगा, तो टी टी दिखाया गया है। ये टी से एक जीन हो गया और एक टी से दूसरा जीन हो गया, ये हमेशा जोड़े में रहते हैं। हाँ, अपना जब क्रिया करने की बात आती है तो ये अलग अलग होते हैं, लेकिन समानता मतलब है, मतलब जब संकर किया जाता है इसमें तब अलग अलग होते हैं, नहीं तो समानता एक ही मतलब जोड़े में ही रहते हैं। उसी तरह जो टीटी गुण है यह भावना के लिए दिखाया गया है। अब डबल टीटी क्यों लिखा गया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यदि इसको हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। तो हो सकता है कि मतलब जब क्रॉस करते वक्त यह टूटेगा, कोई एक ही जीन भाग लेगा, दूसरा जीन क्या होगा ना, छटक जाएगा, ठीक है ना। एक ही जीन कोई भाग लेगा और दूसरा जीन क्या होगा ना, नहीं भाग लेगा, लेकिन जो भी रहेगा जोड़ा में रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि इसका ही दोनों भाग ले ले, इसका ही दोनों भाग ले ले, या फिर तो देखिए जब क्रॉस कराया गया है ना, तो यहाँ पर एक लंबा और एक छोटा आया है, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि प्रथम जो संकर है इसमें सभी है ना लंबे हैं, अर्थात यहाँ पर ये बताया जा रहा है ना कि लंबा गुण प्रभावी हुआ है। जो टी है ना, छोटा टी, या उसका क्या है ना, छोटा गुण है ना, ये अप्रभावी हो गया है। फिर स्व परागण कराया गया है, तो शुद्ध लंबा 25%। उसके बाद संकर लंबा मतलब ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा, ये 50%। अशुद्ध बौना है ना, या 25%, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर स्व परागण कराया गया है, तो हमेशा जो मतलब लंबे वाले में स्व परागण कराया गया है ना, तो हमेशा क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए हमेशा लंबा होगा। लंबे वाले में स्व परागण कराया गया है तो हमेशा लंबा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इन लोगों में यदि संकर वाले में स्व परागण कराइए, संकर वाले में, तो 75% लंबा होगा, 25% बौना होगा, ठीक है ना। फिर देखिए यदि हम बौने वाले में स्व परागण करा ले तो हमेशा शुद्ध क्या होगा ना, बौना होगा, हमेशा शुद्ध बौना होगा। और एक और चीज़ बताया जा रहा है कि F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात क्या हुआ ना, 1:2:1 है। तो ये क्या बोल रहा है ना, हम इसको बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अपने तरीका से आपको ये नियम समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये नियम समझा रहे हैं अपने तरीका से, सुनिए। जैसे हम इंसान पर ही नियम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक लड़का है वो लंबा है और एक लड़की है वह छोटी है, नाटी है, ठीक है ना। उनका शादी हो रहा है, तो सबसे पहले लंबा वाले लड़के में जो लंबाई का गुणसूत्र होगा ना, वो पेयर में होगा। गुणसूत्र नहीं बोलेंगे, जीन बोलेंगे, ठीक है ना। गुणसूत्र बोलना कहीं से उचित नहीं है। तो उसके अंदर जो लंबाई का गुणसूत्र मतलब जीन होगा ना, वो लंबा का जीन होगा। लड़की के अंदर जो जीन होगी वो बौनी का जीन होगी, ठीक है ना। जब दोनों के बीच मतलब शारीरिक संबंध बनेगा तो जो बच्चा हो रहा है ना, वो या तो लंबा भी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है ना, बौना भी हो सकता है। कहने का मतलब कि जब बच्चा होगा तो एक जीन लड़के की तरफ से उसमें आएगा, एक जीन लड़की की तरफ से आएगा। अब ये डिपेंड कर रहा है कि किसका जीन स्ट्रांग है। यदि लड़का का जीन स्ट्रांग हो गया तो लड़का जो बच्चा होगा वो लंबा होगा। यदि लड़की का जीन स्ट्रांग हो गया तो बच्चा होगा वो बौना होगा, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चा हो रहा है उसके अंदर ये दोनों गुण रहेगा, बौना का भी गुण रहेगा और लंबा का भी गुण रहेगा।
लेकिन जो प्रभावी होगा वह दिखाई देगा, जो नहीं प्रभावी होगा ना वह छुपा रहेगा उसमें। ऐसा नहीं कि एकदम वो नष्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए लंबे लड़का का गुण यदि बच्चा पर प्रभावी हो गया, उसका जीन प्रभावी हो गया, तो बच्चा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो लड़की से जो आया है ना जीन, वो भी उसके अंदर रहेगा, लेकिन वो बोला जाता है वो निष्क्रिय अवस्था में रहेगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर वो बच्चा है, बड़ा हो गया, उसका भी शादी कराने की जब बात आई, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं ना, एक लंबी लड़की से शादी करा दे रहे हैं। वो बच्चा जो लंबा हुआ है उसका एक लंबी लड़की से शादी कराते हैं ताकि स्वपरागण हो, मतलब लंबे वाले के साथ संपर्क हो। तो जब स्वपरागण होता है तो देखा गया है ना कि 25% है ना बच्चा बौना हो जा रहे हैं, अब 25% बच्चा है ना ये लंबा हो जा रहे हैं, अब 50% जो बच्चा है ना वो ना लंबा ना बौना, मतलब बीच में क्या मीडियम हाइट के हो रहे हैं। इतना समझ में आई आपको? मेरे ख्याल से आई। अब हम बात करते हैं कि आखिर बौना कहाँ से हो गया। हमने तो लंबे बच्चे का एक लंबी लड़की से शादी कराया, तो फिर बौना गुण कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट जो पीढ़ी है ना उसमें भले बच्चा क्या हुआ है ना लंबा हुआ है, लेकिन उसके अंदर उसकी माता की जो बौनी जीन था वो भी उसके अंदर उपस्थित है, लेकिन वो अप्रभावित था। लेकिन जब यहाँ पर परागण हुआ है ना तो वह बौना जीन अब नए बच्चे में, मतलब उसके बेटे में क्या हुआ है ना, प्रभावी हो गया है। तो वहीं प्रभावी गुण यहाँ पर प्रभावी होकर उसको बौना कर दिया है। यहाँ पर लंबा वाला ही प्रभावी हुआ है इसलिए वो लंबा हो गया है, और यहाँ पर दोनों ने अपना प्रभाव दिखाया है इसलिए मतलब मीडियम हो गया है। बहुत आसान चीज़ है। शायद यदि आपको समझ में आ गई होगी तो समझ में आ ही गई होगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल से हम समझाए हैं। अब देखिए, अब चलते हैं अब तीसरी पीढ़ी में, मतलब अब उसके बच्चे के बच्चे पर। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है ना कि जो बच्चा बौना हुआ है, बौना नहीं कहिए, मतलब कम हाइट का कहिए, कुछ लोग इसको बुरा मान जाएगा। तो मतलब नाटा जो बच्चा हुआ है ना, अब उसका शादी कराया गया किसी नाटी लड़की से। ठीक है ना। तो उसका बच्चा हमेशा बौने ही मिल रहा है। ठीक है ना। उसी तरह ये जो लंबा लड़का हुआ है उसका शादी किसी लंबी लड़की से कराया गया है, तो उसका बच्चा भी क्या मिल रहा है ना, हमेशा क्या मिल रहा है ना, लंबा मिल रहा है। हाई जो मीडियम लोग हैं इनका शादी मीडियम लोग से कराया गया। स्वपरागन का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना। तो इसमें देखा गया है कि 3% लंबा हो गया, एक मतलब 3% नहीं बोलिए, 75% लंबा, और 1% क्या हो गया ना, 1% क्या हो गया ना, बौना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम सिर्फ लड़के पक्ष को लेकर चले हैं, लड़के पक्ष को लेकर चले हैं, उसका शादी बार बार लड़की से कराए हैं। तो ये एक पक्ष दिखाया गया है, सिर्फ एक पक्ष से ही काम नहीं चलता है। जो लड़की आएगी उस पक्ष को भी अब मिलाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मतलब टोटली बोले तो इतना ना, मतलब ये निष्कर्ष इतना ना एथी, मतलब क्या बोले, मतलब कठोर बन जाता है ना कि जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। इसलिए हम एक पक्ष को लेकर चलते हैं। ठीक है ना। नहीं तो दोनों पक्ष को लेकर चलेंगे तो फिर लड़की का इतना पक्ष अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब लड़की पक्ष बनाने का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना। वहाँ से अब निष्कर्ष खींचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, तो इसको इतना आसान ना समझिए। ठीक है ना। अब नीचे यहाँ पर दे रहा है फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात। ठीक है ना। यहाँ पर F2 पीढ़ी की बात हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात क्या होता है इसको जानिए। ठीक है ना। जो प्रभावी गुण होता है ना उसको हम लोग फिनोटाइप अनुपात कहते हैं, और जो अप्रभावी गुण होता है ना उसको जीनोटाइप अनुपात कहते हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट पीढ़ी में बात करें तो लंबा हो गया है बच्चा,
अर्थात उसका वो कौन टाइप हुआ, ये लंबाई उसका कौन टाइप हुआ, तो उसका फिनोटाइप हुआ। जो दिखाई दे वो फिनोटाइप है, और जो छुपा रहे वो जीनोटाइप है। तो उसमें बौनापन छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है, फर्स्ट पीढ़ी वाला मतलब बच्चा में तो बौनापन छुपा हुआ है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। मतलब जो जीन के अंदर रहे और जो दिखाई दे वो फिनोटाइप हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पीढ़ी में क्या बोल रहा है कि जीनोटाइप अनुपात, पौधे का फिनोटाइप अनुपात कितना है, 3:1 है। जीनोटाइप अनुपात कितना है, या 1:2:1 है। तो अब यहाँ से क्या बोल रहा है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखिएगा। यहाँ पर ए बोल रहा है, इसका अनुपात देखिए 1:2:1 हो गया। तो ये क्या है, जीनोटाइप अनुपात है, ठीक है ना। ऊपर में जो 3:1 है वो यहाँ का है, ये फिनोटाइप अनुपात हो गया, ठीक है ना। तो यही हो गया इसका। नहीं समझ में आए ज़्यादा तो सीधे रट जाइएगा कि फिनोटाइप का क्या होता है और जीनोटाइप का क्या होता है। आगे बढ़िए। अब द्विक्रॉस जो वो एकल क्या था ना, एकल संकर था। अब यहाँ पर द्विक्रॉस संकर कराना है, ठीक है ना। तो ये तो और मुश्किल हो जाता है ना, तो इसको कहाँ से समझ में आएगा, हम उस पर बात भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। F2 पीढ़ी का यहाँ पर फिनोटाइप अनुपात देख लीजिए, जीनोटाइप अनुपात देख लीजिए। इसको कोशिश करिएगा याद करने के लिए, हो जाए तो हो जाए, ना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहले एवं दूसरे नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर है, और तीसरा जो नियम है यह द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर है, ठीक है। तो अब चलिए देखिए, पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम जानते हैं क्या होता है, अरे जिसका जीन प्रभावी होगा उसी का इफेक्ट बच्चा पर पड़ेगा, इसी को प्रभाविता का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। जिसका जीन प्रभावी नहीं होगा या गुण भी बच्चा में रहेगा लेकिन वह निष्क्रिय रूप में रहेगा या अप्रभावी रूप में रहेगा, इसी को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। देखिए इसको ऐसा ही बोला जाएगा कि एक जोड़े विपर्यासी गुण मतलब उल्टा गुण वाले शुद्ध माता या पिता के संकर करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होता है, जबकि अप्रभावी गुण छिपा रहता है, ठीक है ना। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरे पीढ़ी में प्रकट हो जाता है, मतलब एकदम हो ही नहीं जाता है, हो सकता भी है ना भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम जानते हैं क्या बोलता है कि मतलब ऐसे तो जीन पेयर में पाए जाएंगे, लेकिन मतलब बेबी बनने के समय वो क्या होता है ना, वो जीन टूटता है, पेयर में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि लक्षण कारक को मतलब जीन के जोड़े के दोनों कारक युग्म बनते समय पृथक होते हैं, युग्म बनाते समय। अब युग्म बनाने का मतलब समझ रहे हैं, जाइगोट बनाते समय वो पृथक होते हैं, और उसमें से केवल एक ही कारक क्या होता है ना, किसी एक युग्मक में पहुंचता है, ठीक है ना। और इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। बात समझ में आई। तो एक है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। तो जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के भी संकर कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, और एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है ना।
तो क्या बोल रहा है, आपको समझ में आया? नहीं आया? तो देखिए यहाँ पे पृथक्करण का नियम समझ रहे हैं, समझ गए कि अलग अलग टूटता है, ठीक है ना। यह स्वतंत्र अभिमन का नियम है कि टूट कर जब जाता है ना तो वह स्वतंत्र रूप से जाता है, दूसरा पर इफेक्ट नहीं डालता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर है, तो इसमें आँख का रंग करने वाला जीन दूसरा होगा, मतलब आँख का जो रंग है उसको प्रभावित करने वाला जीन दूसरा होगा, केस के रंग को प्रभावित करने वाला जीन दूसरा होगा, जो फेस का रंग है जैसे गोरा है कि काला है, इसको प्रभावित करने वाला गुण दूसरा होगा। तो ये सब टूटते हैं, लेकिन टूटने के बाद ऐसा नहीं होगा कि हमारा आँख का रंग वाला जीन हमारे केस के जीन को इफेक्ट डाल दे, ऐसा नहीं होता है। ये एकदम स्वतंत्र रहता है लोग, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा मतलब नहीं होता है, मतलब जिसका जो कैरेक्टर होगा वो अपना स्वतंत्र रूप से प्रभावी होगा, दूसरे कैरेक्टर को टच नहीं करेगा। यही है स्वतंत्र अभिमन का नियम, ठीक है ना। अब देखिए ये सब तो आपको बता ही दिया गया है पहले ही कि वाटसन था जेनेटिक शब्द दिया था, जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। फिनोटाइप हम आपको क्या बताए हैं कि जो दिखाई पड़ता है उसी को फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप जो दिखाई नहीं पड़ता है उसको जीनोटाइप कहते हैं। बात समझ में आई? मतलब जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। युग में विकल्पी क्या बोला जा रहा है कि एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पिक या एलील कहा जाता है, कुछ नहीं होता है। अब देखिए सहलनता क्या होता है, सहलनता, ठीक है ना। सहलनता के बारे में पहले पढ़ देते, उसके बाद हम अपना लैंग्वेज से समझा देंगे इसको, ठीक है ना। देखिए एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलनता कहते हैं, जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं तथा एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलग्न जीन कहा जाता है। लिंग सहलग्न जीन लिग्न मतलब लिंग सहलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलग्न जीन होते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर या मादा दोनों पर होता है। लिंग सहलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत जो व्याख्या था यह मॉर्गन किया था, ठीक है ना। अब मनुष्य में कई लिग्न सहलग्न गुण होते हैं, जैसे वणधता हो गया, गंजापन हो गया, हेमोफीलिया हो गया, मायोपिया हो गया, हाइपर ट्राइकोसिया हो गया इत्यादि पाए जाते हैं। लिग्न सहलन गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होता है। देखिए अरे 16 फिल्म देखे हैं, उसमें एक मोटरसाइकिल पर जय और वीरू दोनों नहीं घूम रहा है, सब घूम रहा है सब ना। उसी तरह होता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना, सेक्स क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? 23वें जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना, ये जब एक गो बाइक पर बैठकर मतलब एक गो गुणसूत्र पर बैठकर दोनों सफ़र करे एक साथ तब जाता है ना, तो उसी को लिग्न सहलग्नता कहा जाता है। समझ में आई आपको कि नहीं आई? उसी को क्या कहते हैं? लिग्न सहलग्नता कहते हैं। और नहीं तो अकेले अकेले चलता है सब। आपको ऊपर बताया गया ना कि जीन अकेले अकेले जाएगा सब, ठीक है ना। लेकिन जब दो को चला जाए एक के साथ तब बुझिए कि गड़बड़ होगा, वो आनुवांशिक बीमारी उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। ये सब के कारण हाई सब इफेक्ट डालेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा ही ना।
अब देखिए बोला जा रहा है कि मानव अनुवांशिक के बारे में, तो गुणसूत्र का नाम वाल्टेयर दिया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं और जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन आदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांग में होते हैं, जिन्हें प्लाज्मा जीन कहा जाता है। मतलब जो जीन कहाँ पर होगा, कोशिका द्रव्य में रहेगा, उसको प्लाज्मा जीन कहा जाता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है एस बेंज द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई और इसके अनुसार जीन के कार्य उसकी इकाई सिस्टोन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन तथा पुनर्संयोजन की इकाई को रिकॉन कहा जाता है। ठीक है ना। तो मतलब जीन के काम के आधार पर जीन को 3 भागों में बांटा गया है। जीन को नहीं बांटा गया, जीन के कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब जो उसका कार्य का इकाई है उसको सिस्टोन, उत्परिवर्तन का इकाई को म्यूटॉन और पुनः संयोजन के इकाई को रिकॉन कहा जाता है। मानव में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ये जो आर्थर कॉर्नबर्ग है, यह क्या किया था ना, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है ना। तो डीएनए के संश्लेषण में एक एंजाइम भाग लेता है जिसका नाम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये बताया था कौन, तो आर्थर कॉर्नबर्ग बताया था। मनुष्य में लिंग निर्धारण ये आप नहीं जानते हैं, तो काय के लिए कोनो नया बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ लोग कुछ बात बोले हैं, जैसे जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है। इसको कौन बोला था, तो टी.एच. हेक्सले बोले थे। क्रोमेटिन शब्द कौन दिया था, फ्लेमिंग दिया था। पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णन कौन किया था, तो स्टार्सबर्गर किया था। उसके बाद माइटोसिस फ्लेमिंग दिया था। भ्रूण विज्ञान की स्थापना राउक्स किया था। क्रोमोसोम जो शब्द है इसका प्रतिपादन वाल्डेयर किया था। तो ये सब नहीं चाहिए हमको। ठीक है ना। टैग क्लियर करते हैं। आगे बोला जा रहा है कि दलहनी पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कौन बताया था, तो एच हेलरिंगल तथा विल्फ्रोथ है। उसके बाद विषाणुओं का अस्तित्व का पता इवानोस्की लगाया था। जर्म प्लाज्मा का निरंतरता का सिद्धांत वीजमैन है। इष्ट कोशिकाओं में एंजाइम प्राप्त करके उसे किण्वन कराया तथा जाइमेज नाम दिया कौन, बुकनर ने दिया था। न्यूक्लिक एसिड शब्द दिया था अल्टमैन। उत्परिवर्तन ह्यूगो डी ब्रिज। उसके बाद है कि रक्त का वर्गों का पता लगाया था लैंड स्टीनर। जीवाणु भोजी का खोज किया था टॉबोल्ट ने। न्यूमोकोकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, तो ग्रिफिथ किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रथम इलेक्ट्रिक के जो सूक्ष्मदर्शी है इसको नॉल तथा सल्फर ड्रग्स का खोज जी डोमैक है। इकोसिस्टम शब्द दिया था टांसले। इकोसिस्टम शब्द पर ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम टांसले है। श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र का खोज का पता लगाया तथा श्वसन के दौरान CO2 इसी चक्र के फलस्वरूप निकलती है, तो कौन, हैंस क्रेब किया था क्रेब चक्र का खोज। इसको सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का खोज कौन किया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन है वैक्समैन किया था। एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक किसने किया था, तो जेबी समनर है। पोलियो वायरस के टीका का खोज जोहान साल्क किए थे। जॉन साल्क। कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन साइटोकाइनिन का खोज एक कौन किया था, तो CO मिलर तथा FS एस्कुग
पुनर्वृत्ति अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मदद से आनुवंशिक कोडों का निरूपण हरगोविंद खुराना, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड किया था। अपरखनली शिशु विकसित करने का तकनीक रॉबर्ट एडवर्ड है। कृत्रिम हृदय विकास किया था कौन? रॉबर्ट जारविक। देखिए इसके ही नाम पर जारविक 7 नामक कृत्रिम हृदय बनाया गया था। वनस्पति जगत में देखो यार, तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा ये सब चैप्टर। वनस्पति विज्ञान में क्या करते हैं? पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसका पिता थियोफेस्टर को बोला जाता है। यहाँ पर देख लो बांटा गया है। तो पादप को सबसे पहले फूल बनेगा कि नहीं, इस पर बांटा गया है। जो फूल बनेगा ना उसको क्या कहा गया है? फेनरोगेम। जो नहीं बनेगा वो क्रिप्टोगेम। ठीक है ना। ये क्रिप्टोगेम को बांटा गया है किस में? तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। यहाँ पर फेनरोगेम में बांटा गया जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो एंजियोस्पर्म है इसको 2 भागों में बांटा गया है, मोनोकोट, डाइकोट। ठीक है, इतना में कोनो दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। हो सकता है कि यहाँ पर एंजियोस्पर्म, जाइमोस्पर्म में आपको थोड़ा सा दिक्कत मतलब हो जाए। ठीक है ना। तो देखिएगा जिसके फल के अंदर बीज रहता है ना, वो फल में एनर्जी होता है। जैसे सेव खाए हैं, फल के अंदर बीज रहता है। नारंगी खाए हैं, फल के अंदर बीज रहता है। तो एनर्जी से एंजियो पकड़ लीजिएगा। जिसमें फल के अंदर बीज नहीं रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद चलिए आगे, यहाँ पर ये सब बात बताया गया है। तो सवाल क्या होता है, सुकाय क्या होता है, ये सब आपको तो मालूम ही होगा। सवाल के बारे में अब क्या पढ़िएगा? भोजन के लिए कौन कौन सवाल का प्रयोग करता है? तो इस सवाल को यहाँ से ही आपको मन करेगा तो लिख के इसको रट जाइएगा, कुछ इसमें है नहीं। ठीक है ना। उसके बाद कवक क्या होता है आपको मालूम ही होगा। यहाँ तो कुछ बातें नहीं करना। नहीं देखिए ऐसे मज़ा नहीं आएगा, हम क्लियर करते हैं, पहले थोड़ा तेज़ी में करेंगे। देखिए अपुष्पोद्भिद उसको बोलते हैं कि जिसमें ना फूल हो ना बीज हो। ठीक है। थैलोफाइटा क्या है? तो सबसे बड़ा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, मतलब इसका संख्या बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका जो शरीर होता है ना, थैलस के समान होता है। थैलस कहने का मतलब हुआ कि ना पत्ता पहचान में आएगा, ना जड़, ना ताना। ठीक है। समूहन उत्तक नहीं होता है। सवाल देखिए, सवाल के बारे में आपको बताया जा रहा है, लेकिन एक बात बताइए, सवाल है क्या? सवाल पादप वर्ग में आता है। ठीक है ना। अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, समूहन उत्तक पाया जाता है, स्वपोषी होते हैं। और शरीर क्या होता है ना, सुकाय सदृश होता है, मतलब थैलस जैसा होता है। लेकिन ये मत समझिएगा कि थैलस होता है, देखने में लगेगा कि थैलस जैसा है, लेकिन थैलस नहीं है, बल्कि हम देखिएगा शरीर थैलस ही होता है, थैलस ही होता है। और थैलस होने का मतलब है कि तना, पत्ती और जड़ में पहचान नहीं आएगा, लेकिन जो मतलब जो जाइलम फ्लोएम होता है ना, वो पाया जाता है। अब भोजन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोरफायरा, अल्वा, सरगासम, लेविनेरिया, नॉस्टक। आयोडीन बनाने में लेविनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया। खाद के रूप में नॉस्टक, एनावीना, केल्प। औषधि बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक औषधि बनता है। एवं लेमिनेरिया से टिक्सन आयोडीन बनाया जाता है। तो कहने का मतलब जो एंटीबायोटिक समझते हैं ना, प्रतिजैविक, इतना आपको मालूम है कि सबसे पहले जो प्रतिजैविक बना था वह किससे बना था? कवक से बना था। लेकिन अभी वर्तमान में सबसे मतलब वर्तमान में किससे प्रतिजैविक बनाया जा रहा है? एंटीबॉडी बोला जाता है।
एंटीबायोटिक बोला जाता है। तो कवक से भी बनता है, शैवाल से भी बनता है, अब बैक्टीरिया से भी बनता है। ज़्यादा बैक्टीरिया से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहीं पर पुष्टि हो रही है कि शैवाल से भी एंटीबायोटिक बनाया जाता है। औषधि में नहीं लिखा गया है कि क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया गया। क्लोरेला देखिए, इसको क्या बोला जाता है ना, अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में रखकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन, भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है। मतलब हौज में उगाकर, ठीक है। जल में बड़ी मात्रा में, मतलब जल में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन शैवाल को अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, ठीक है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। तो शैवाल प्रस्फुटन देखिए, जल में शैवाल को रख दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा, उसी को शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। शैवाल प्रस्फुटन जल की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनती है, ठीक है ना। मछली मर जाएगी सब। कवक के बारे में देखिए तो माइकोलॉजी कहलाता है और इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। उसके बाद संकेंद्रीय होगा, समूहन उत्तक रहित होगा। एक मिनट, कवक यार समूहन उत्तक रहित थोड़े होता है। कवक में तो कवक तो यार जंतु का नाम है, तो जंतु में समूहन उत्तक होता है। मानव में जाइलम फ्लोएम होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि समूहन उत्तक रहित है, तो ये कौन खराब लिखा है? एकदम सही लिखा है। उसके बाद थाइलोफाइट, कवक थाइलोफाइट थोड़े ही होता है, कवक तो जंतु है। और यहाँ पर थाइलोफाइट में कवक को रखा गया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो कर ही दिया ही। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है कि कवक होते हैं ना लंबे, अत्यंत महीन तथा लगभग पारदर्शी सूत्रों का संयोजन है, जिसे हाइफी कहा जाता है। कवक जाल बनाने के लिए कई हाइफी एक दूसरे के चारों ओर लिपटे रहते हैं। कवक हाइफी पतले नलाकार पारदर्शी सूत्र होते हैं जो कई कवक या तंतु द्वारा जीव द्रव में भरे हैं और एक भित्ति से ढके होते हैं। कवक हाइफी निम्न प्रकार के होते हैं। ए हाइफी ताइफी बेकार चीज़ है यार। मशरूम कवक है। कुछ मशरूमों में औषधीय, मना प्रभावी, कीटनाशक और जैव संवेदनशील गुण होता है। कवक में जो भोजन संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में, मानव में भी भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और सैक्रोमाइसेज नामक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नामक कवक का माइसेज नामक जो कवक का प्रयोग होता है डबल रोटी के निर्माण में होता है। कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानिकारक जो रोग है वह रस्ट रोग है, समट रोग है। पौधे में कवक के द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित है, जैसे सरसों में रस्ट रोग हो जाता है, वो भी सफ़ेद रस्ट। गेहूं में समट रोग हो जाता है, गेहूं में कीटू रोग हो जाता है, आलू में अंगमारी रोग हो जाता है, गन्ने में लाल सरण रोग या लाल अपक्षय रोग हो जाता है, मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है, आम में मासा रोग हो जाता है, आम में नहीं, आलू में मासा रोग हो जाता है, धान में भूरी अर्ज चिट्टी, आलू में भी एक पछेला अंगमारी हो जाता है। उसके बाद है परांकुड़ों का डैपिंग रोग। तो अब उसके बाद देखिए अल्फा नामक 20 कवक से बनता है। अब लाइकेन क्या है? तो कवक शैवाल मिल, मतलब दोनों का सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी का मतलब जानते हैं, एक दूसरे का खर्चा दे। तो इसमें क्या जानना है? जानना है कि कवक है जल, खनिज और
लवण विटामिन आदि शैवाल को देता है, बदले में शैवाल भोजन को बनाकर कवक को देता है। ठीक है ना। कवक शैवाल के बीच इस प्रकार के सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। देखिए, लाइकेन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था थियोफ्रेस्टर माने बोटनी का पिता। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी में किया जाता है और आकार और संरचना के आधार पर लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं, क्रस्टोस, फिलियोज और फ्रूटिकोज। क्रस्टोज, फिलियोज और फ्रूटिकोज। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार का होता है, लाइक, लैंगिक, अलैंगिक। लाइकेन वायु प्रदूषक का संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वह लाइकेन नहीं होंगे, और SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है सल्फर का। अब देखिए, जो लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, पेड़ के छालों पर उसको कोर्टिकुलस कहा जाता है, चट्टानों पर उसको सेक्सिकुलस कहा जाता है। लाइकेन जो है मृदा निर्माण के प्रक्रिया में सहायक होते हैं, काहे कि चट्टान वट्टान उगेंगे ना तो उसको धीरे धीरे गलाना चालू कर देंगे। आर्चिन हो गया, लिकनोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा यार कि लाइकेन से नीला रंग भी प्राप्त होता है। नाम में याद रखिएगा, आर्चिल है और लिकनोरा है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला जो लिटमस होता है ना, यह रूसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। उसके बाद है कि इत्र बनाने में भी कुछ लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, जैसे लोबेरिया, इरवेनिया और रेमेनिला आदि। उसके बाद है कि परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मुर्गी के दवा बनाने में किया जाता है, मतलब परमेलिया से काम चल जाएगा। उसके बाद है असनिया नामक लाइकेन प्रतिजैविक असनिक अम्ल प्राप्त होता है, मतलब इससे असनिया से असनिक अम्ल डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोग में उपयोगी कई प्रकार के औषधि लाइकेन से बनाई जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग किया जाता है। जापान के निवासी एंडोकार्पन का प्रयोग सब्जी बनाने में करते हैं और दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सलाद बनाने में किया जाता है। बैक्टीरिया की खोज 1683 में लेवेनहॉक ने किया था और इसका पिता भी लेवेनहॉक को कहा जाता है। एहरनबर्ग ने नाम दिया बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच है। यह कोलरा तपेदी के जीवाणु को खोज किया तथा तथा में कौन सी तथा में देखिए, तथा जर्म सिद्धांत दिया रॉबर्ट कोच। ये हैजा का टीका का खोज इसी ने किया है। ठीक है ना। रेबीज का टीका का खोज कौन किया? पाश्चर। दूध का पश्चराइजेशन सिद्धांत किसने दिया? पाश्चर। आकृति के आधार पर जो बैक्टीरिया होता है ये कई प्रकार का होता है, तो इसको आप नहीं जानते हैं। कैसे नहीं जानते होइएगा, तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ थोड़े है। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए, अरे यार ये सब बकवास चीज़ है। दूध को अधिक दिनों तक कैसे सुरक्षित, अधिक समय तक रहता तो भला ठीक रहता। तो देखिए यहाँ पर 30 मिनट गर्म करना है, तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड गर्म करना है, तो 71.7 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना। एन्ना बिना नॉस्टक का नाम सुने हैं, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है ना, बैक्टीरिया होता है, दलहनी फसलों के जड़ में पाया जाता है। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया है, वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम तथा ब्रैडीराइजोबियम आदि जीवाणु की बैक्टीरिया की जाति है।
ये लोग मटर के पौधे में, मटर कुल के पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन का क्या करते हैं ना, स्त्रीकरण करते हैं। तो देखिए मटर का जड़ की बात जब आ जाए तो राइजोबियम को मारिएगा, ब्रैडी राइजोबियम को मारिएगा, एनाबिना नोस्टो को मत मारिएगा। एजोटोबैक्टर है और एजोस्पाइरिलम है, साथ ही साथ क्लोस्ट्रीडियम है। यह जो बैक्टीरिया का कुछ प्रजाति है जो स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है एवं मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु को नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करती है। ठीक है ना। तो ये सब है ना, इसके लिए मटर वटर का पौधा का जरूरी नहीं पड़ेगा, यह स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहता है। लोग नाम देखिए एजोटोबैक्टर, इसके अलावा ये जो एस्पाइरिलम और इसके अलावा क्लेस्ट्रीडियम है। ठीक है। चर्म उद्योग में चमड़े से बाल को एवं वसा हटाने का कार्य बैक्टीरिया द्वारा होता है, इसे चमड़ा कमाना कहते हैं। अचार मुरब्बा, उसके अलावा शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखे जाते हैं ताकि इसमें मालूम है क्या होता है यार। इसके बाद देखिए शीत संग्राहक में न्यूनतम ताप पर सामग्री का चयन करते हैं, मतलब शीत संग्राहक कोल्ड स्टोर में न्यूनतम ताप -10 से -18 पर सामग्री को रखा जाता है। ये ब्रायोफाइटा क्या है यार, सबसे सरल स्थलीय पौधा है। ब्रायोफाइटा स्थलीय पौधा होता है, इसको तो उभयचर माना जाता है, पादप जगत का उभयचर। ठीक है। देखिए इस प्रभाग में लगभग 25,000 प्रजाति शामिल हैं। इसमें समूहन उत्तक अर्थात जाइलम फ्लोएम का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। समूह में वनस्पति जगत का उभयचर वर्ग कहा जाता है। ठीक है। इस जो समुदाय में जो पौधे होते हैं ये मिट्टी अपरदन को रोकने में क्या करते हैं ना, सहायता प्रदान करते हैं। एस्फेगनन नामक जो मॉस है अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सूखने की क्षमता रखता है, इसलिए माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। एस्फेगनम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एस्फेगनम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक रूप में भी किया जाता है। तो ये जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, इसमें देखिए अभी बताया गया है कि जो ब्रायोफाइटा में तो थैलोफाइटा में तो कुछ पाया ही नहीं जाता है, लेकिन ब्रायोफाइटा बताया गया है कि समूहन तंत्र नहीं पाया जाता है। इसका मतलब जो ब्रायोफाइटा है जड़ तनापत्ति में विभेदित रहता है, थैलस नहीं रहता है। तो थैलस जो रहता है उसको थैलोफाइटा में रखा गया है। तो कंफ्यूजन मत करिएगा, ये नहीं कि मार दीजिएगा ये भी थैलस होता है और समूहन उत्तक नहीं पाया जाता है। तो समूहन उत्तक नहीं पाया जाता ये तो सही है, लेकिन ये थैलस नहीं होता है। टेरिडोफाइटा के बारे में बात करें तो ये जो होता है ना, ये नमी छायादार स्थानों, जंगलों तथा पहाड़ों में अधिकता से पाया जाता है। इसमें सब कुछ पाया जाता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि पौधे बीजाणुजनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधे में समूहन उत्तक पूर्णतः विकसित होता है, परंतु जाइलम में वेसल फ्लोएम, मतलब जाइलम में वेसल और फ्लोएम में जो सहकोशिका है ना नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये फैक्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, कि जो जाइलम होता है उसमें भेजल नहीं होगा, फ्लोएम होता है उसमें सहकोशिका नहीं होगा, कैम्पेनियन सेल नहीं होगा। किस में? टेरिडोफाइटा में। तो भेजल और कैम्पेनियन सेल नहीं होगा।
अब बात करते हैं फेनरोगेम में। तो फेनरोगेम में आप कहाँ जानिएगा, कुछ तो जानने वाला नहीं ना है। नग्न बीजी पौधा में जानिए। तो देखिएगा इसमें क्या होते हैं। इसमें जो पौधे आते हैं वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। आरोही समझ रहे हैं, लता के रूप में। एक काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, लंबे होते हैं। मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है परागण में। परागण जो होता है वायु द्वारा होता है। कहने का मतलब है ना, इतना ना ऊंचा होता है नहीं कि इसमें मतलब कीट पतंग उतना ऊपर तक नहीं जा सकते हैं। अब देखिए मरुदभिद होता है। मरुदभिद जीरोफाइट वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा जो पौधा होता है इसी में आता है। किस में? नग्न बीजी में, नग्न बीजी में। ठीक है ना। तो ठीक है, वैसे जिम किया जाता है तो नग्न होके नहीं किया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी पकड़ा ही जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा इसी में आता है। तो उसका नाम बताइए, क्या नाम है? सखुआ का वृक्ष देखे हैं कितना बड़ा होता है, उससे बड़ा कोई वृक्ष नहीं होता है, इसलिए उसको सिकोया, ये सखुआ को सिकोया कहा गया है। तो सिकोया संपरविरेंस, इसी को मतलब रेड बुल ऑफ कैलिफोर्निया कहा गया है। सबसे छोटा जो पौधा होता है, पौधा में नहीं, सबसे छोटा जो अनावृत बीजी होता है वह जिमिया पिग्मिया है। तो पौधा में सबसे बड़ा पौधा सखुआ होता है, लेकिन सबसे छोटा जो पौधा होता है ना वो क्या होता है आपको मालूम है? वो थैलोफाइटा में चला जाएगा। इसलिए सबसे छोटा प्रश्न नहीं बनता है ना। हाँ, ये बन सकता है कि नग्न बीजी में सबसे छोटा कौन होता है? नग्न बीजी नहीं, पूरा किस में यार? तो अनावृत्ति में। अनावृत्ति का मतलब आप समझ रहे हो, दो गो होता है ना, एगो आवृत बीजी, एगो अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी, एक मिनट, थोड़ा सा हम कंफ्यूजन खा गए। यहाँ पर देखो, आवृत बीजी है और अनावृत बीजी है। ठीक है ना। तो ये नग्न बीजी होता है ना, इसी को अनावृत बीजी बोला जाता है। ठीक है ना। आवृत बीजी अब इसको हम देते हैं एक छोटा सा पॉइंट, जिससे ही हमेशा रहेगा याद। ठीक है ना तो ये कन्फ्यूजन करा देता है। ठीक है। अब पॉइंट क्या है ना, पॉइंट यह है कि सुनिए, जैसे यहाँ पर जो बात किया गया है किसका, हाँ, तो बोल रहे हैं कि देखिए इसमें आना आएगा ना, तो आना से अनावृत बीजी 9 आ रहा है, तो 9 से नग्न बीजी हो जाएगा। और उसमें आवृत बीजी आएगा तो उसमें 9 नहीं आएगा। ठीक है ना। तो सबसे छोटा जिमिया पिग्मिया होता है। ठीक है ना। साइकस है, साइकस भी एक प्रकार का अनावृत बीजी है, जिसको जीवाश्म कहा जाता है। और जिंगो वाइलोआ है, ये भी क्या है ना, अनावृत बीजी है। और मेटासिकोया, ये भी अनावृत बीजी है। उसके बाद देखिए जिंगो जो वाइलोआ है, इसको मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए साइकस के बीज से बीजांड से, साइकस के जो बीजांड होता है एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़ा होता है, मतलब ओवरी और नर युग्मक साइकस का सबसे बड़ा होता है। उसके बाद
परागकण इतने तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है जिम्नोस्पर्म का महत्व, तो भोजन के रूप में जैसे साइकस के तने से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागोपाम कहा जाता है। उसके बाद है लकड़ी तो बनबे करता है, तो चीड़, हाँ तो यहाँ पे हो ही जाएगा ये सब चीड़ लकड़ी इत्यादि सब, सिडार, ये सब देवदार की लकड़ी, ये तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। देवदार की लकड़ी से सेड्रस का तेल प्राप्त होता है। जूनिपेरस से सेडकास्ट का तेल प्राप्त होता है। टैनिन चमड़ा बनाने, स्याही बनाने में उपयोग होता है। रेजिन है या शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है। इसके बाद देखिए अब आ रहे हैं आवृत बीजी के बारे में। तो ये क्या होता है समझ ही गए हैं, एक बीजपत्री, दुई बीजपत्री। अब यहाँ पर कुछ है कि एक बीजपत्री का उदाहरण कौन है, दुई बीजपत्री का उदाहरण कौन है, तो ये हमको नहीं चाहिए। अब पादप आकृति में बात करते हैं तो जड़ क्या बोलता है, तन्ना क्या बोलता है, ये सब कोई जानबे करता है। तो का देखा जाए यहाँ पे, ठीक है ना। एक बात और जान जाइए कि जो शंकुकार जड़ होता है वो गाजर में होता है, कुंभी रूपी जड़ होता है शलजम चुकंदर में होता है, तर्कु रूपी जड़ होता है वह मूली में होता है, ठीक है ना। तन्ना में बात करें तो पौधे का वह भाग है जो का तन्ना, पत्ती। आलू का कंद खाया जाता है, प्याज का सलकंद, धान कंद है, केसर और बंडा का खाया जाता है, हल्दी अदरक का प्रकंद खाया जाता है। पुष्प में देखिए यहाँ पर पुष्प में सब कुछ की बात तो नहीं होगी लेकिन कुछ की बात होगी, ठीक है। जैसे जयांग क्या होता है ना, दो कुछ चीज होता है, एक जयांग होता है और एक पुमांग होता है, ठीक है ना। पुमांग होता है, जयांग होता है, ठीक है। तो पुरुष जो जननांग होता है वो पुरुष कहिए या फिर नर कहिए, ये पुमांग को कहते हैं, और मादा के जननांग को जयांग कहते हैं, ठीक है ना। और जो पुमांग होता है इसमें पुंग केसर होता है, और पुंग केसर में परागकण होता है। कौन दिक्कत, परागकण। और जो क्या बोलते हैं जयांग जो होगा उसमें तीन चीज होता है, एगो अंडाशय, एगो वर्तिका और एक वर्तिकाग्र, ठीक है ना। तो स्टाइल बीज का डंठल को कहते हैं, ऊपरी भाग को वर्तिका कहते हैं और नीचे वाले को अंडाशय कहते हैं, ठीक है। अब ये तो आसानी से पकड़ा ही जाएगा, पर परागण क्या होता है। अब यहाँ पर ये निषेचन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेदते हुए भ्रूण कोश तक पहुँचती है, ठीक है ना। मतलब पराग नली है, ये बीजांड में प्रवेश करके, यहाँ पराग नली होगा कि अच्छा पराग नली है, ये बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुँचती है और पराग कणों को वहाँ छेद देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है जिसे निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा जो ये आवृत बीजी है इसमें त्रिसंलयन होता है, अन्य वर्ग के पौधे में द्विसंलयन होता है। मतलब आवृत बीजी छोड़कर बाकी जो होगा उसमें द्विसंलयन होगा, ठीक है ना। अनिषेक फलन क्या होता है, निषेचन के बिना ही अंडाशय से फल बनता है,
ठीक है ना। असमान प्रकार में बात करें तो साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, मतलब उसमें बीज नहीं होगा। जैसे केला में बीज नहीं होता है, पपीता में तो बीज होता है, नारंगी में भी बीज होता है, अंगूर, अनानास, ठीक है। फल का निर्माण कैसे होता है यदि बात करें तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सरल जैसे अमरूद, केला, पुंज जैसे स्ट्रॉबेरी, रस भरी, और संग्रंथिल फल तो कटहल, सहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, जैसे सेव, कटहल। तो ठीक है। अब यहाँ पर किस चीज़ का क्या खाया जाता है और इसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन हम यहाँ पे इसको नहीं पढ़ेंगे, आपको अलग से पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा। पादप उत्तक के बारे में अब बात करिएगा तो देखिए, सबसे पहला है विभोजयोतकी उत्तक, ठीक है ना। तो इसमें बनी संतति कोशिका के विभाजन, मतलब कोशिकाएं, क्या बोला जा रहा है कि इससे बनी जो संतति कोशिकाएं हैं बोला जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले ही देखिए कहाँ बोला जा रहा है, इसमें बनी जो संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न भागों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे में जीवन भर चलती है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसके लक्षण क्या है कि यह गोल होते हैं या फिर अंडाकार होते हैं या फिर बहुभुजकार होते हैं। इसकी भित्ति होती है पतली होती है, जीव द्रव सघन होता है, केंद्रक बड़े होते हैं, राजधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान का अभाव होता है, ठीक है। 3 प्रकार का होता है। पहला को एपिकल बोलते हैं, ये जड़ों में या फिर तन्नों के शीर्ष पर पाए जाते हैं और प्राथमिक वृद्धि के लिए प्रभावी होते हैं। पार्श्व विभाजक मतलब लेटरल लेटरल क्या बोला गया, लेटरल मेरिस्टेम्स, इसको असल में बोला जाता है मेरिस्मेटिक। तो देखिए, द्वितीय वृद्धि के लिए मतलब तन्ने के घेरे के लिए ये जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। आंतरवेशी जो विभजयोतक होता है, ये सिरस्थ विभजयोतक के अवशेष होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, ये इसकी क्रियाशीलता से भी पौधे की क्या होती है ना, लंबाई में ही वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए है जिसमें शीर्षाग्र को शाकाहारी क्या होते हैं ना, शाकाहारी जानवर खा जाते हैं, ठीक है। अब अस्थायी उत्तक के बारे में बात करें तो 2 प्रकार के होता है। मतलब अस्थायी उत्तक में देखिए उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो देती है, विभिन्न कार्य करने के लिए विभेदित हो चुकी है। उसके बाद है कि एक कोशिका मृत अथवा जीवित हो सकती है, अस्थायी उत्तक की विशेषता। तो इसकी कोशिकाओं में विभाजन की समस्या नहीं होती। यह विभोजयोतकी उत्तक के विभाजन के पश्चात बनती है। इसकी कोशिकाओं की आकृति, माप और संरचना निश्चित होती है। कोशिका भित्ति न तो बहुत महीन होती है न ही बहुत मोटी होती है। तो अभी तो कुछ स्पेशल बात नहीं है, ठीक है ना। इसकी कोशिकाएं बड़ी होती है, ये सब फालतू बात है। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक सरल होता है, एक जटिल होता है। तो सरल में देखिए 3 प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात करें तो देखिएगा यह मृत होती है। इसकी जो दीवार होती है मतलब कोशिका भित्ति होती है, यह लिग्नी की मोटी होती है, ठीक है ना।
लिग्निन की मोटी इसका दीवार होती है और यह हो ही गया। कोलेन काइमा है तो यह बहुभुज आकार के कोशिकाओं के साथ जीवित यांत्रिक ऊतक है जिसमें कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। तो कोलेन काइमा में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होगा, ठीक है ना। अब पैरेन काइमा में क्या होगा ना कि जीवित तो होकवे करती है, सेलुलोज का बना होता है इसका दीवार, आइसोडायमेट्रिक्स कोशिकाओं के साथ जीवित ऊतक है। तो कहने का मतलब एक चीज तो बना जाता है कि लिग्निन की मोटी दीवार किस में होती है, तो स्क्लेरन काइमा में। एक प्रश्न आता है कि कोना पर कुछ चीज पाया जाता है, तो यहाँ पर तो नहीं बोला जा रहा है। अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होती है किसमें, कोलेन काइमा में। इसका मतलब पैरेन काइमा में अंतरकोशिकीय स्थान होती है। जब उसमें एयर भर जाता है तो उसको एहरेन काइमा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए स्क्लेरन काइमा पौधे के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक है। जटिल ऊतक में बात करें जाइलम फ्लोएम। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखिए किसमें क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे इसका दो मुख्य कार्य है कि इसका जाइलम का पहला तो जल एवं खनिज लवणों का समूहन और दूसरा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिन कर ही क्या किया जाता है ना, गिन कर ही किया जाता है। जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिन कर ही किया जाता है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। तो वार्षिक वलयों को गिनना डेंड्रोक्रोनोलॉजी है। फ्लोएम ये भी इसका मुख्य काम क्या है ना, भोजन को पहुंचाना, ठीक है। अब एक चीज जो सबसे फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है कि किसमें क्या पाया जाता है, वह यहाँ पे नहीं दिया है, काजी नहीं दिया है। ये सब क्या है, ये सब स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। प्रकाश संश्लेषण देख लीजिए, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 गो जल है, 1 ग्लूकोज है, 6 गो जल है और 6 गो ऑक्सीजन है। तो ये यादें हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट बात यहीं पर लिखा गया है कि पत्ती की कोशिकाओं में जल सीरा से परासरण द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड होता है या विसरण द्वारा प्रवेश करता है। तो हर चीज में तो यही लगता है ना, जल हर जगह परासरण द्वारा जाता है, हवा है या विसरण द्वारा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल के बारे में सीधे हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन जल के अपघटन से होता है। तो ये तो आप जानबे करते हैं, ठीक है ना, कि जल के अपघटन से होता है। क्लोरोफिल पत्ती में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक क्लोरोफिल ए, बी, इसके अलावा कीरोटीन और इसके अलावा जेंथोफिल होता है। तो ये 4 घटक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन होता है। कीरोटीन होता है, जेंथोफिल होता है, इसके अलावा ए भी होता है। जो ए होता है क्लोरोफिल, ए हरा रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरण करता है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक अणु रहता है। क्लोरोफिल में बैगनी, नीला, लाल रंग के ग्रहण करता है, बस यही 3 गो का ग्रहण करता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की दर लाल में सबसे ज़्यादा होती है, अब बैगनी में सबसे कम होती है। इसका मतलब नीला में मीडियम होगा। प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स क्रिया है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कब यह अपचयन के रूप में कार्य करेगा और कब यह उपचयन के रूप में कार्य करेगा। तो देखिए जल का उपचयन होता है। जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में होता है, ताकि
उपचयन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उपचयन होता है, ठीक है ना। तो जल जो होता है, जल होता है तो जल में H2O होता है, H2O होता है कि नहीं होता है। तो मतलब ऑक्सीजन वहाँ एक है, और जब ऑक्सीजन बनेगा तो ऑक्सीजन दो हो जाएगा कि नहीं। तो ऑक्सीजन बनने में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन है। और जो अपचयन कैसे होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज निर्माण में होता है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ग्लूकोज निर्माण में इसका क्या हो रहा है ना, ग्लूकोज निर्माण में इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। इसका तो दो भाग होकबे करता है, प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार रासायनिक अभिक्रिया और एक रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया। अब देखिए, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है ग्रेना में होता है और इसे हील अभिक्रिया कहा जाता है। और इस अभिक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए जो ऊर्जा होती है ये प्रकाश से मिलती है। इस अभिक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी तथा एनएडीपीएच निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया संचालन करने में मदद करता है। अब देखिए, स्ट्रोमा में होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है ना, अपचयन होता है, ठीक है ना। अपचयन होता है जो शर्करा और स्टार्च बनता है। तो वहाँ जल का क्या हुआ, यहाँ पर मतलब जल का क्या हुआ, जल का अपघटन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। अब ये हार्मोन है, तो ये हार्मोन तो आपको खुद से क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ रोग हैं, विषाणुजनक कुछ रोग हैं, तो पढ़ लीजिएगा आप खुद से। विषाणुजनक रोग, कवकजनक रोग है, मतलब रट्टा मारने वाला चीज़ है। तो यहाँ पर तो इसको हम नहीं न दे पाएंगे, रट्टा मारने वाला चीज़। अब देखिए, यहाँ पर कुछ है कि वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो इस पर चले उससे पहले एक चीज़ थोड़ा छूट रहा है। यही छूट रहा है कि जो वायरस होता है उसके बारे में कुछ बात करनी है। खोज कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये तो सबके मालूम होगा। क्या लक्षण होता है, क्या लक्षण नहीं होता है, ये भी सबको मालूम होगा। मेन चीज़ पर अगर हम बात करें जिसके लिए हम आए हैं वो यही है कि वायरस होता है ना, ये तीन प्रकार का होता है। पादप वायरस, जंतु वायरस और बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी। तो पादप वायरस क्या होता है, तो इसका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है, जंतु में डीएनए होता है या फिर मतलब कोई भी हो सकता है। बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। जिस वायरस में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको रेट्रोवायरस कहते हैं, मतलब पादप विषाणु को रेट्रोवायरस कहा जाता है। बस इसी के लिए आए थे। अब तनिक चलिए, अब यहाँ पे बात हो जाएगी कि कुछ तथ्य के बारे में। तो देखिए, लौंग फूल के कली से प्राप्त होता है, सबको मालूम होगा। केसर जो मसाला है बनने में पौधा का वर्तिकाग्र काम में लिया जाता है, ये भी सबको मालूम होगा। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। एजोला नामक जलीय फर्न को धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है। तो मतलब नाइट्रोजन ये दे देता है धान के पौधे को, एजोला, ठीक है ना। उसके बाद जीवित जीवाश्म क्या होते हैं, तो देखिए, जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावी रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है।
ठीक है ना। उदाहरण के लिए जिन कगो एक वृक्ष है, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पंडा, कुएला इत्यादि। अब देखिए पपीता एक लिंगी पुष्प है, तो याद रखिएगा पपीता एक लिंगी पुष्प है। कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। उसके बाद है कि पत्ती का जो लाल, नारंगी और पीला रंग होता है कैरोटीनाइड के कारण होता है। 2,4-D खरपतवार नाशक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कोशिका में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, ठीक है ना, पानी के मात्रा में परिवर्तन के कारण। इसके बाद है कि विश्व का सर्वाधिक समस्यात्मक जटिल जो खरपतवार है उसका नाम है आइकोर्निया क्रेसिपस यानी जलकुंभी। तो आइकोर्निया, कोर्निया समझे, वो जो आई में होता है उसी नाम से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें कोई फिर बड़ी बात नहीं है। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क जिसका नाम है क्वेरकस और सुवेर से प्राप्त होता है, मतलब क्वेरकस है ना, यह सुवेर से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पादप कौन है? तो जल क्या लिखा है, हथासिध लिखा है शायद। उसके बाद है कि लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को लवण मृदोभिद कहते हैं। ओक या बांज के पेड़ के दृश्य फल को बतुल का फल कहा जाता है। तो ओक या बांज के पेड़ के दृढ़ फल को बतुल का फल कहा जाता है। इसको पत्तियों में पेनिक अम्ल होता है, जिससे कीड़े मकोड़े इस पेड़ से दूर रहते हैं। इसकी लकड़ी बहुत ही टिकाऊ एवं अच्छी किस्म की होती है। इससे पुराने जमाने में बड़े बड़े जहाज़ों एवं नावों का निर्माण किया जाता था। ओक का पेड़ अतिरिक्त पानी को धरती से अवशोषित कर लेती थी और भूमिगत पानी में बहुत वृद्धि करते हैं। यह पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में उपयोगी है। अभी जलवायु विज्ञान में क्या पढ़ना है यार? सबसे बड़ा आवृत बीजी में यूकेलिप्टस है। सबसे बड़ा लंबा वृक्ष है सिकोया है, आपको मालूम ही होगा। सबसे छोटा पौधा आवृत बीजी में तो लेमना है, यह जलीय आवृत बीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है विक्टोरिया रिजिया। सबसे बड़ा बीज होता है कोकोडीमर का, ठीक है। सबसे छोटा टेरिडोफाइट एजोला का होता है। और सबसे छोटा जो बीज होता है ऑर्किड का होता है। सबसे छोटा पुष्प होता है बुल्फिया का होता है। सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया अर्नोल्डाई का होता है। उसके बाद सबसे बड़ी आवृत बीजी होती है यह आर्सिथोबियन की होती है। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस का होता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। जीवित जीवाश्म साइकस का सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम में, सबसे ज़्यादा गुणसूत्र ऑफियोओग्लोसम होता है जिससे डिप्लोइड कोशिकाओं में 1266 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन है? तो ऑफियोग्लोसम। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप कौन है? चिमिया पिग्मी, ठीक है। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा है हार्ड बिचिया वाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला कौन है? तो ओक्रोमा
लेगोपस, ओक्रोमा लेगोपस। और उसके बाद है कि सबसे छोटी कोशिका, ये तो सबको मालूम होगा, टेनिस गेंद जैसा फल कौन है? केंद है। और ढाक है, जंगल की आग को कहा जाता है। कॉफी देने वाला पौधा है कॉफिया अरेबिका। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कोको देने वाला पौधा है, इसका नाम है थियोब्रोमा केकेवा। ठीक है। अफीम देने वाला पौधा का नाम है पैपावर सोमनिफेरम या फिर पोपी। सबसे ज़्यादा पुराना ओक का पेड़ मैंडीविले लुइसियाना में स्थित है। अब यहाँ से प्राणी जगत को हम अगले क्लास में कवर करेंगे।